एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें आपको कुछ नोट्स जरूर बनाने हैं। एंड इस सेशन का जो हेडलाइन है, जो टैग लाइन है या सब्जेक्ट आप बोलिए, तो वो सब्जेक्ट ये है कि प्रोबोट एक्स क्यों और कैसे, क्यों करना है और कैसे करना है। आई थिंक यहाँ पर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपके पास। जस्ट होल्ड ऑन। मैं Okay. Now, the subject for today's presentation is प्रोबोट why and how। क्यों करना है और कैसे करना है। जब हम प्रोबोट एक्स की बात करते हैं तो प्रोबोट एक्स आज एक बहुत बड़ा ट्रेंडी टॉपिक है और बहुत ज्यादा वेव क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर। मैं कम्युनिटी के अंदर जिन लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, everyone is very very excited, everyone is very very happy about this product। और वो इस प्रोडक्ट में बहुत बेहतरीन से काम कर रहे हैं और उनको एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग मिल रही है प्रोबोट एक्स के माध्यम से। आप जब मार्केट में जाते होंगे तो वी आर नॉट द ओनली प्लेयर इन द मार्केट। हम इकलौते खिलाड़ी नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट में बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे विकल्प हर मोमेंट पे आपके पास होते हैं। बात आज की नहीं है, बात हमेशा की है। पहले भी, आज भी और आगे भी हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ विकल्प होते हैं जो पैरेलली चलते हैं। एंड वो विकल्प कई बार तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कई बार वही विकल्प एक छलावा बन जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने मीथर के साथ काम करते करते स्विच किया किसी दूसरी कंपनी में। अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी बहुत ही रोजी दिखती थी, रोजी पिक्चर उनको नजर आती थी, बहुत अच्छी नजर आती थी दूर से जब वो मीथर के साथ थे। एंड देन उन्होंने स्विच किया एंड फाइनली पता चला वो तो एक स्क्रीन सेवर था। वो ऊपर से दिखावा कुछ और था। जैसे हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर, जैसे हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर एक स्क्रीन सेवर आता है और जब आप क्लिक करते हैं तो वो स्क्रीन सेवर गायब हो जाता है। चंद लोगों का अनुभव ऐसा रहा है कि उन्होंने एक बेहतरीन सॉलिड प्लेटफॉर्म मीथर को छोड़कर स्विच किया किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। एंड वहां पर जब वो इन किए तो उनको पता चला कि जो दिख रहा था वो ऐसा नहीं है। ये जो खूबसूरत सा बाहर से दिखने वाला ये प्लान था, ये जो कंपनी थी, ये एक्चुअल में एक छलावा है। एंड वो मतलब उनके साथ अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा नहीं हुआ। एंड देन दे केम टू नो कि उनका जो डिसीजन था मीथर को स्विच करने का वो गलत था। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसे छलावे पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में रहेंगे। जब आप प्रोबोटिक्स की बात करेंगे, पैरेलली आपको ऑप्शनल बहुत लिक्विडिटी प्लान नजर आएंगे। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अब आप उनसे कैसे बच सकते हैं? डेफिनेटली हर एक आदमी अपनी ग्रोथ चाहता है, हर एक आदमी मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है सोचने में और करने में। लेकिन द क्वेश्चन इज कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जा रहे हैं उसकी फाउंडेशन क्या है? क्या वो प्लेटफॉर्म टिकने वाला है? क्या वो प्लेटफॉर्म रुकने वाला है? क्या वो प्लेटफॉर्म आपको मतलब एश्योरिटी देता है कि आपकी ग्रोथ की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा। रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर हैं, वर्ल्ड फेमस बुक है। वो ये कहते हैं कि आपकी ग्रोथ, आपके फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्रोथ बेशक बहुत कम हो, बहुत कम मीन्स बहुत कम, जीरो से थोड़ा सा ऊपर हो, एंड उसकी कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर जीरो से ऊपर है तो उसकी कंपाउंडिंग आपको लंबे टाइम तक बेनिफिट देगी, बशर्ते आपका प्रिंसिपल, जो आपका मूलधन है, वो सुरक्षित रहे। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको बहुत लिक्विडिटी ऑफर देंगे, लेकिन प्रिंसिपल अगर सुरक्षित नहीं है तो वो लिक्विडिटी ऑफर का कोई मायने नहीं रहता। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एंड इसलिए आपके कोर लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मीथर ही क्यों एंड कैसे मीथर काम करता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जो विकल्प हमारे लिए मौजूद हैं उनसे किस तरीके से मीथर हटके है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बोट, प्रोबोट, बोट रोबोट से निकला हुआ शब्द है। रोबोट, आपने जो ये पिक्चर यहां पे दिख रही है ये रोबोट की पिक्चर है। प्रोबोट एक प्रोफेशनल रोबोट, प्रो प्रोफेशनल, बोट रोबोट। प्रोबोट इज समथिंग विच इज प्रोफेशनल ऑटोमेटेड बोट।
अब ये प्रोबोट की जब हम बात करते हैं, प्रो तो बेसिकली स्पेसिफिकली मीथर का बोट है, लेकिन जब हम बोट की बात करते हैं तो बहुत सारे बोट्स की कंपनियां पहले भी मार्केट में ही हैं। जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो बहुत सारी क्रिप्टो की कंपनी मार्केट में आ चुकी हैं। नेटो मार्केटिंग की बात करें तो बहुत सारी नेटो मार्केटिंग की कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं या चल रही हैं। तो यहां पर अगर जब हम बात करते हैं बोट की, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि मीथर वाला ये जो बोट है, वाई दिस बोट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बोट अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जितने बोट मौजूद हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंट है। हर एक आदमी दिखने में मनुष्य है, लेकिन उसके ओहदे अलग होते हैं, अलग प्रोफेशन की वजह से और बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स की वजह से, उसकी क्वालिटीज की वजह से। तो यहां पर समझने की जरूरत है कि बोट के प्रकार कितने हैं। क्या सभी बोटों को हम एक लाठी से हाँक सकते हैं? क्या मार्केट में उपलब्ध जो ऑप्शंस हैं उनके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है? क्या सारे बोट ऊपरी तौर पे बोट लगने से क्या वो एक जैसे बन जाते हैं? द आंसर इज नो। आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर जितने बोट मौजूद हैं, मे भी आपको जब आप मार्केट में जाते होंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हमारे पास भी बोट है। तो उस बोट को समझने से पहले, उन बोट को किसी भी टाइप से उसके अंडरस्टैंडिंग से पहले आपको कैटेगरीज ऑफ बोट समझनी पड़ेंगी, किस प्रकार के बोट मार्केट के अंदर है। दोस्तों, बोट को मैंने क्लासिफाइड किया है और यहां पर वैसे तो क्लासिफिकेशन अगर उसकी देखें, अगर हम उसका कैटेगराइज करें बोट्स को, तो मल्टीपल कैटेगरीज बनती हैं, लेकिन मैंने यहां पर उसको बहुत ही समराइज 3 कैटेगरीज के अंदर रखा है। पहला बोट होता है दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज बोट। आर्बिट्रेज बोट्स होते हैं ऐसे बोट, अब ये आप इस बात को समझिएगा कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये शब्द को सही प्रोनाउंस करना आना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप समझ पाए पहली चीज, समझा पाए दूसरी चीज। तो कई बार ऐसा होता है कि हम समझा नहीं पाते, लेकिन एटलीस्ट आपकी जानकारी होनी चाहिए। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि अगर एक गूंगे आदमी को रसगुल्ला खिला दिया जाए एंड फिर उसको बोला जाए कि बताइए भैया, ये रसगुल्ले के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, तो हो सकता है, मतलब कंफर्म है कि वो बता नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट उसको पता तो है रसगुल्ले का स्वाद कैसा है। तो आप इस चीज को आगे अपनी प्रेजेंटेशन में हिस्सा बनाए ना बनाए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, किस मैकेनिज्म पे, किस किस टाइप की, किस श्रेणी के बोट हैं, किस कैटेगरीज के बोट हैं। तो सबसे पहला बोट जो मार्केट के अंदर आज की डेट में है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज बोट। अब आर्बिट्रेज बोट को सरसरी तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कौन से बोट होते हैं। आपको पता है कि मार्केट के अंदर, मान लीजिए हम क्रिप्टो का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप ट्रेड करते हैं, जहां पर आप खरीद सकते हैं, क्रिप्टो एसेट्स को बेच सकते हैं। ऐसे में आर्बिट्रेज बोट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्लग कर दिया जाता है किन्हीं दो एक्सचेंजेस के बीच में। वो क्या करता है, वो पैनी निगाह रखता है दोनों एक्सचेंजेस पे। नाउ दिस एक्सचेंज, एक्स एक्सचेंज एंड वाई एक्सचेंज, दो एक्सचेंजेस, यहाँ पे बिटकॉइन का रेट क्या है, 1,05,725। इधर बिटकॉइन का रेट क्या है, 1 लाख, वहां 5 था, यहां पर 4, 1,04,227। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्या करेगा, जहां पे सस्ता है वहां से खरीदेगा, जहां पे महंगा है वहां पे ट्रांसफर करेगा, बेच देगा। तो इस तरीके से एक जगह जहां पर सस्ता है वहां से खरीद के दूसरे एक्सचेंज पे बेचता है जहां पर महंगा है। इस टाइप के बोट को बोलते हैं आर्बिट्रेज बोट। ऐसे बोट भी बहुत सारे हैं मार्केट में जो मुनाफा बनाते हैं। और हमेशा आप देखेंगे, अगर आप 10 एक्सचेंजेस को उठा के देखें तो 10 एक्सचेंजेस पे आपके बिटकॉइन, इथेरियम, जो बीएनबी या जो मेजर करेंसीज हैं उनके रेट में आपको वेरिएशन नजर आएगा। तो यहां पर उस वेरिएशन में एक बड़ा मौका होता है मुनाफा बनाने का। एंड ये बहुत क्विक सर्विस में, रियल टाइम में एक जगह से खरीद के दूसरी जगह सेल करता है, जो उसका वेरिएशन होता है उसको मुनाफे के तौर पे बुक करता है। तो इस टाइप का एक मैकेनिज्म है। दूसरा बोट होता है एल्गो एल्गोरिथमिक बोट, ट्रेडिंग बोट। ऐसे बोट जिसमें एल्गो लगा दिया जाए, जिसके अंदर एक सिंटैक्स, जिसके अंदर एक फॉर्मूला फिट कर दिया जाए कि जब भी, मतलब कोई भी फॉर्मूला, जैसे अगर हम बात करें किसी एक्सपर्ट के पास हम जाए
हम बोलते हैं कि सर आपने ये आ, खरीदा, बिटकॉइन को खरीदने में लगाया, और अगर बिटकॉइन का रेट और नीचे आ गया, जितने रेट पे आप खरीदना चाहते थे उससे ऊपर चला गया, तब आप क्या करेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर मैं घाटे में जा रहा हूं तो 2x का लॉट खरीद ले, दुगना खरीद ले, ताकि अगर एक मोमेंट भी ऊपर करेगा, एक पिक भी ऊपर जाएगा, तो वो रिकवरी हो जाएगी। तो इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है, एक टाइप की मेथोलॉजी, एक टाइप का मेथड होता है किसी भी ट्रेडर का। वो सेम उसकी जो वर्किंग स्टाइल है उसको एक एल्गोरिदम के फॉर्म में उस बोर्ड के अंदर डाल दिया जाता है कि अगर मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ हो तो आपने बाय 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 करते रहना है, अगर ऊपर की तरफ जाए तो आप सेल 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 करते रहना है। तो एक फिक्स उसको एक कोडिंग दे दी जाती है। तो इस टाइप के जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बोर्ड्स कहलाते हैं, इस टाइप के बोर्ड्स होते हैं जो इस टाइप के मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं। तीसरा बोर्ड होता है जो ट्रेडिंग बोर्ड्स जिसको बोलते हैं। मार्केट में ट्रेंड जिसका चल रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, मार्केट क्या बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। एंड इनके पीछे इनके पास पूरा एक हिस्टोरिकल डेटा होता है कि इस ट्रेंड पे जब इस टाइप का मार्केट मूवमेंट कर रहा है, जब इस टाइप के चार्ट फॉर्म हो रहे हैं, जब इस टाइप के स्ट्रक्चरिंग हो रही है चार्ट की, तो मार्केट के मोमेंटम पिछले 10 सालों में कैसे रहे हैं, उसके हिसाब से ये बोर्ड काम करता है। तो इस टाइप के बोर्ड्स तीन कैटेगरी के मेजर बोर्ड हैं, और इन बोर्डों की अपनी अपनी अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। ये ऑटोमेटेड बोर्ड्स हैं, इनके अपने चैलेंजेस क्या होते हैं कि मान लीजिए आर्बिट्रेज बोर्ड का एक एग्जांपल आपको देता हूं, उसने यहां से खरीदा और यहां बेचा। अब जब तक, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट बहुत हर मोमेंट में वॉलेटाइल करती है, मार्केट ऊपर नीचे जाती है, जब उसने एक्स एक्सचेंज से खरीद के वाई में ट्रांसफर किया, ये ट्रांजिट फेज जो है, जो जिस दौर में, जिस ड्यूरेशन में वो ट्रांसफर हो रहा है, अगर वहां पे कोई ग्लिच आ गया, कोई हार्डवेयर ग्लिच आ गया, और इस ड्यूरेशन में जब तक उसने इधर से इधर ट्रांसफर किया, हो सकता है यहाँ पे रेट बढ़ गया हो। तो इस प्रकार के केसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि ये बोर्ड्स घाटा कर जाते हैं और इनकी जो स्ट्रेटेजी है प्रॉपर काम नहीं करती है। तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हर एक बोर्ड जो ऊपरी तौर पे बोर्ड का नाम जिसको दिया गया है, हर एक बोर्ड का अपना अपना मैकेनिज्म होता है, अपना अपना वे ऑफ वर्किंग होता है, उस तरीके से वो काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कैसे काम करते हैं, किस कोई भी बोर्ड, मोस्ट ऑफ द बोर्ड कैसे काम करते हैं। ये बोर्ड का सबसे पहले ये रियल टाइम मार्केट एनालिसिस करते हैं। रियल टाइम का मतलब होता है उसी क्षण, मतलब ये नहीं है कि वो मतलब वास्तविक तौर पे उसी राइट मोमेंट पे काम करता है और उस मार्केट एनालिसिस करता है, राइट मोमेंट के मार्केट को एनालाइज करके। दूसरा, ये सारे के सारे बोर्ड ऑटोमेटेड एक्सक्यूशंस को करते हैं, इसके लिए मैनुअल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जो फॉर्मूला, जो जो सिंटैक्स, जो मैकेनिज्म एक बार उसमें फिक्स कर दिया, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उस पैटर्न पे ये बोर्ड ऑटोमेटेड काम करते हैं। वहां पर बार बार आपको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये बोर्ड एक बार आपने लगाए हुए हैं अपने अपने अकाउंट्स में, तो उस बोर्ड के लिए आपको जगने की जरूरत नहीं है। जनरली ट्रेडर्स को आप देखेंगे जो खुद ट्रेडिंग करते हैं, उनको रात और दिन एक जैसा हो जाता है, वो दिन रात बैठे होते हैं, कोई कहीं कोई सौदा फंस गया तो फिर उसी उसमें बैठे होते हैं मार्केट को अपने हिसाब से काम करने के लिए। मतलब मार्केट को चाहते हैं कि फेवर करे, लेकिन मार्केट उनको फेवर नहीं करती है। और ऐसे में कई बार देखते हैं कि जो ट्रेडर्स की हालत, कई बार मीम्स भी आते हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पे कई मीम्स लिखते हैं कि ट्रेडर की कैसी हालत है। तो बट यहाँ पर क्या है, एक बार आप अपने फॉर्मूले को फिक्स कर लीजिए एंड वो हमेशा ऑटोमेटेड एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा, ये जो बोर्ड्स होते हैं, समय समय पर आप इनको इनको कस्टमाइज कर सकते हैं स्ट्रेटजीज के हिसाब से। उनकी स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजीज आपकी आपने जो लगाई, जो फॉर्मूला आपने लगाया, वो अगर काम नहीं कर रहा है तो जो डेवलपर है उसमें तब्दीली कर सकता है। कई बार क्या होता है कि 2 पॉइंट्स की बाइंग होती है, 2 पिप्स की बाइंग होती है, आप उसको 3 कर सकते हैं, उसको आधा कर सकते हैं, मतलब एज पर आपकी रिक्वायरमेंट आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं। दूसरा, ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल्स के तौर पे भी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक प्रोग्रामिंग ऐसी होती है जिसमें टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, ये 2 टर्म्स को यूज किया जाता है कि अगर आपके फेवर के हिसाब से काम नहीं हुआ, जो अगर आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिले,
तो वहां पर स्टॉप लॉस किसी मिनिमम घाटे के लिए बोर्ड को अलाउ किया जाता है कि इतने घाटे पे उस सौदे को काटा जा सकता है। एंड टेक प्रॉफिट में भी कि अगर मार्केट फेवरेबली मूव कर रही है तो एक लिमिट होती है जहां पर उसको फिक्स करके उस प्रॉफिट को ले लिया जाता है। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स मार्केट के काम करते हैं। अब कौन सी मार्केट में काम करते हैं? एआई इंटीग्रेशन में होते हैं। मतलब अभी ये जितने भी बोर्ड्स होते हैं इनके अंदर एआई अब एड ऑन है, मतलब उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंटीग्रेशन जनरली देखा जाता है। अब बात ये करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर किस प्लेटफॉर्म पे ये बोर्ड काम करते हैं। बोर्ड तो है, लेकिन ट्रेडिंग कहां करेगा, वो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, उनका पोटेंशियल कौन सा है। तो जब आपको ये पता होता है कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उस इंडस्ट्री का ग्रोथ का रेट क्या है, जैसे हम लोग जनरली सीएजीआर की बात करते हैं, कंपाउंड एक्यूमुलेटेड ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो ये ग्रोथ रेट आपको ये दिखाता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और जब इस पोटेंशियल को आप समझ लेते हैं और आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं तो आपको समझ में आता है यार आपके हिस्सेदारी में भी तो कुछ तो अमाउंट आएगा, कुछ तो एक पोर्शन आपके हिस्से में आने वाला है। तो यहां से आपको लगता है कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर इन बूट्स को यूज किया जाता है। सबसे पहला इंडस्ट्री है क्रिप्टो इंडस्ट्री। एंड मेजरली चार ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, चार ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं, बोल सकते हैं आप इसको, चार ऐसी चीजें हैं जहां पर जनरली इन बोर्ड्स को यूज किया जाता है। तो क्रिप्टो के अंदर बोर्ड बहुत ट्रेंडी हैं, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। दूसरा, फॉरेक्स के अंदर बोर्ड को यूज किया जाता है। तीसरा, कमोडिटीज के अंदर यूज किया जाता है। एंड चौथा, इक्विटीज के अंदर यूज किया जाता है। अब ये जो टर्म्स हैं, अगर आप इन टर्म्स को, मुझे मालूम है कि आप लोग एक्सपर्ट हैं और आपको क्रिप्टो भी मालूम है, फॉरेक्स भी मालूम है, कमोडिटी मालूम है, इक्विटी मालूम है, लेकिन फिर भी अगर इन डिटेल अगर आपको इनका पोटेंशियल मालूम हो तो शायद आपका जो प्रेजेंटेशन का लेवल हो वो बहुत ऊपरी हो और बहुत अच्छी तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ मूव कर पाए। तो अगर मैं बात करूं, बोट को हमने लगाया क्रिप्टो मार्केट में और उसके अंदर अगर वॉल्यूम नहीं है तो उसका ग्रोथ का, उसका रेवेन्यू जनरेशन का जो पोटेंशियल है वो लिमिटाइज हो जाता है। लेकिन अगर उस इंडस्ट्री का ग्रोथ है, उस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ह्यूज वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम के आधार पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो को अगर अंडरस्टैंड करें, क्रिप्टो मार्केट को अगर अंडरस्टैंड करें, आज क्रिप्टो ट्रेंड में है। आने वाला जो दौर है, अब जब हम बात करते हैं ना एवोल्यूशन ऑफ मनी, किस तरीके से बार्टर सिस्टम था, फिर कोड़ियां आई, फिर सिक्के आए, फिर पेपर मनी आई, फिर प्लास्टिक कार्ड्स आए, फिर आज की डेट में अगर हम बात करें डिजिटल मनी का दौर चल रहा है। आज की डेट में आपको अपना वॉलेट लेके जाने की जरूरत नहीं होती है, यू नीड टू हैव योर मोबाइल विद यू। यूपीआई के माध्यम से आप कहीं भी कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। हमेशा आपके मतलब वॉलेट के अंदर जो पैसा रहता था वो अब आपके मोबाइल के अंदर है, चाहे शॉपिंग करिए, चाहे आपको किसी को पे करना है। ये जो दौर है आज का, ये दौर ये डिजिटलाइज हो चुका है पूरा दुनिया। और हमें लगता है कि ये अभी तक का सब बेस्ट बेस्ट दौर है, कितना आसान हो गया सब कुछ। लेकिन इससे अगला जो दौर है, जो अब डिजिटल मनी इवॉल्व होगी नए स्टेज पे, वो होगा क्रिप्टो, वो होगा क्रिप्टो बेस्ड एसेट, वो होगा क्रिप्टो बेस्ड करेंसीज, वो होंगी वो करेंसी जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही होंगी। एंड ये दिस इज फ्यूचर का करेंसी, फ्यूचर का मोड ऑफ एक्सचेंज। एंड ये मार्केट ना बहुत तेजी से ग्रो करने वाला मार्केट है। एंड पिछले एक दशक से ज्यादा इस मार्केट को हो गया है और इस ड्यूरेशन में इन्होंने अपने सबसे बड़े रिकॉर्ड्स को, जो दूसरी कंपनी दूसरी मार्केट के कंपैरिजन में, उसको तोड़ा है। अब अगर आज की मैं बात करूं, कॉइन मार्केट कैप जैसे एक एप्लीकेशन को आप खोलेंगे और आप पाएंगे कि एक क्रिप्टो मार्केट, इकलौता क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप है आज की डेट में, दैट इज 3.6 ट्रिलियन डॉलर। 6.3 ट्रिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 3.5 और 3.25 ट्रिलियन के अराउंड पूरे भारत का जीडीपी, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का वैल्यूएशन है, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं। तो एक कंट्री के जितना लिक्विडिटी, वॉल्यूम, मार्केट कैप आज की डेट में क्रिप्टो के अंदर है। एंड इससे आप जब हम इस
बोट की बात करते हैं या किसी भी बोट की बात करते हैं, तो वो इस समुंदर में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो डेली के या कल का ही मैंने स्क्रीनशॉट इसमें लगाया है, तो अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन बिटकॉइन का प्राइस अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर है, 1,07,154 यूएसडीटी डॉलर्स का फॉर्म में है। और ये जो वेरिएशन आया है, कॉइन मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा कॉइन मार्केट कैप है। और वॉल्यूम अगर आप डेली का वॉल्यूम देखिए, 24 घंटे का वॉल्यूम देखेंगे तो इकाई दर सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, मतलब आप ये देखेंगे तो यहां पर 394 बीटीसी का वॉल्यूम है 24 घंटे के अंदर। और ये सिर्फ एक उसका है, इथेरियम का सेम तरीके से, और बाकी डॉलर्स का और बड़ी बड़ी जितनी करेंसीज है उनका आप वॉल्यूम देखेंगे तो आप पाएंगे कि इट इज अ ह्यूज ह्यूज मार्केट, जहां पर बहुत बड़ा पोटेंशियल है पैसा बनाने का। एंड ये बोट इसका फायदा उठाते हैं। अब अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन भी अलग अलग एक्सचेंजेस पे 150 200 डॉलर्स से लेकर 500 1000 डॉलर तक का वेरिएशन रखता है। तो ऐसे में ये बोट बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट ले सकते हैं जो आर्बिट्रेज वाले बूट्स होते हैं। और दूसरे वाले बूट की अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, तीसरे वाले बूट्स ट्रेंड को देखते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि दिस इज अ मार्केट जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम है और उसका मार्केट कैप है। नेक्स्ट, दूसरा मार्केट जो है, दूसरा जो मार्केट है जहां पर इन बोट्स को जनरली यूज किया जाता है वो होता है फॉरेक्स का मार्केट। फॉरेक्स, अब फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज। जिस तरीके से पोटेंशियल क्या है क्रिप्टो का, क्रिप्टो फ्यूचर का मोड ऑफ एक्सचेंज है। मोड ऑफ एक्सचेंज मतलब विनिमय का साधन, यानी पैसे के लेन देन के तौर पे क्रिप्टो को यूज किया जाएगा। एंड आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट कैसे करेंगी, तो गवर्नमेंट सीबीडीसी को यूज करने वाली है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को यूज करने वाली है, जो कि ब्लॉकचेन पे आधारित होंगी। नाउ फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हर एक देश की अपनी एक मुद्रा है। इंडिया का आईएनआर, दुबई का दिरहम, मलेशिया का रिंगेट, बात अगर हम बात करें थाईलैंड का, यूएसए का डॉलर, यूरोप का यूरो, चाइना का अपना करेंसी, जापान का यान। तो इस टाइप से हर एक देश का अपने डोमेन का एक करेंसी है जो इंडिया की क्षेत्रफल में ही, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही यूज हो रहा है। इंडिया का करेंसी यूएसए का, यूएसए के अंदर। लेकिन ये करेंसीज कुछ ऐसी करेंसीज है जैसे यूरो एंड यूएसडी, यानी यूनाइटेड स्टेट का डॉलर एंड यूरोप का यूरो, ये सबसे बड़े डोमिनेंस की करेंसीज हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर चलती हैं जनरली, मतलब इनको एक्सचेंज के मोड ऑफ के तौर पे लिया जा सकता है। नाउ आज की डेट में फॉरेक्स, हर एक करेंसी, इंडिया की करेंसी इंडिया में चलेगी, मलेशिया की करेंसी मलेशिया में चलेगी। अब एक इंडियन को अगर मलेशिया जाना है, अगर एक इंडिया वाले व्यक्ति को मलेशिया जाना है तो वो इंडियन रुपीस को ले जाकर वहां पर खरीदारी नहीं कर सकता। या एक अंग्रेज को अगर इंडिया आना है तो वो इंग्लैंड से आया तो वहां से वो पौंड को लेकर यहां आएगा तो आपके पड़ोस वाला दुकान वाला उसको मना कर देगा, खरीदारी उससे नहीं हो सकती। तो ऐसे में एक इंग्लैंड वाले व्यक्ति को जब इंडिया आना है तो वो अपने पौंड को आईएनआर में कन्वर्ट कराएगा। इंडियंस को दुबई जाना है तो वो अपने पैसे को दिरहम में कन्वर्ट कराएगा। दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट द ह्यूज, बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़ा मार्केट मतलब इतना बड़ा मार्केट जिसकी कल्पना और जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर मैं फॉरेक्स मार्केट का पर डे का टर्नओवर देखूं, पर डे का, यहां पे मैंने गूगल किया था फॉरेक्स मार्केट टर्नओवर पर डे, तो 2019 का ये है कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का अप्रैल 2022 का मतलब टर्नओवर था एक सिंगल दिन का। अब आप फॉरेक्स मार्केट के कंपैरिजन में अगर इस मार्केट को देखेंगे तो इट इज लाइक इनक्रेडिबल, इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा मार्केट है जो 7.5 ट्रिलियन डॉलर का सिंगल डे में वॉल्यूम जनरेट करता है। क्योंकि हर बार आज की डेट में ओपन इकोनॉमीज हैं, क्लोज इकोनॉमी नहीं है जो अपने अंदर सेल्फ मेड हो। हर इकोनॉमी को बाहर से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, बाहर कुछ ना कुछ देना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स।
ट्रैवलिंग, वेकेशंस, टूरिंग्स, टूरिस्ट का, और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के हिसाब से बहुत बड़ा एक्सचेंज एवरी सिंगल डे होता है। और दिस मार्केट का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि ये 24/7 काम करती है। 24/7 का मतलब 24 घंटे 7 दिन, क्योंकि हर बार अगर आप रात को भी एयरपोर्ट पे जाएंगे 2 बजे रात को, तब भी वहां पर कुछ लोग एक्सचेंज कर रहे होंगे। अगर आप इंडिया में अगर रात हो रही होगी तो किसी देश में दिन हो रहा होगा, कहीं एक सूरज ढल रहा होगा तो कहीं सूरज उग रहा होगा। तो पूरी दुनिया का ये जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एक ह्यूज अमाउंट और ह्यूज वॉल्यूम पर डे जनरेट करता है। और इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो ट्रेडर्स, जो ट्रेडर, इसमें किस टाइप के बेनिफिट्स आते हैं कि करेंसी पेयर के साथ, यूरो और यूएसडीटी के साथ, गोल्ड और यान के साथ इस टाइप की करेंसी पेयरिंग होती है, और उसमें जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन आपका प्रॉफिट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, आप दुबई गए और आपने 1 लाख रुपए को एक्सचेंज कराया। 1 लाख के एक्सचेंज में आपको उस दिन रेट था, मान लीजिए आप दुबई गए, जैसे अभी आप लोग जाएंगे भी, और आप दुबई गए और आपने 1 लाख रुपए लेके गए, 1 लाख रुपए लेके गए, और उस 1 लाख रुपए को आप, क्योंकि आपको मालूम है कि दुबई के अंदर आपकी करेंसी चलने वाली नहीं है, तो ऐसे में आपने क्या किया, सॉरी मेरा कैलकुलेटर, आपने 1 लाख रुपए का, आप 1 लाख रुपए गए, लेके गए, और आप 5-6 दोस्त हैं साथ में। अभी क्या हुआ, जब आपने अ, दुबई जाना था तो आपको जरूरत पड़ी वहां की करेंसी की, तो आपने एयरपोर्ट पे जाकर, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके अपनी करेंसी को 1 लाख रुपए देकर एक्सचेंजर्स से बोला कि मुझे दिरम दे दो। उसने बोला भैया 22 रुपए का रेट है, और आपको 4545 दिरम आपको मिल गए। आप वापिस गए, आप दुबई गए, चंद दोस्त साथ में थे। इत्तेफाक से ऐसे हुआ कि बाकी सारे लोगों ने खर्च किया, और आपका ये पैसा इसलिए बच गया क्योंकि कंबाइंड था, बाद में हिसाब कर लेंगे, ऐसे किसी एक व्यक्ति ने खर्च कर लिया जिसका हम बाद में कंट्रीब्यूशन करेंगे, और आपका ये पैसा खर्च नहीं हुआ। एक जस्ट एन एग्जांपल समझने के लिए। अब आप वापिस आए, जब आप वापिस आए तो आपकी जेब में 4545 दिरम बचे हुए थे। 4545 दिरम बचे हुए थे, जिसकी वैल्यू थी 4-5 दिन पहले 22 रुपए की। 22 रुपए की वैल्यू एक दिरम की थी, आपके पास 4545 दिरम थे। अब आपने क्या किया, अब आपको 4545 दिरम की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में तो चलेंगे नहीं। आपने उसको बोला लो भैया ये 4545 दिरम, लेकिन उस दिन रेट था 25 का सपोज, या रेट था 23 का। तो आपको जब आपने वापिस किया उसको, तो आपने 4545 दिरम वापिस किए 3 दिन के बाद, आपको उसने 1,04,535 रुपए वापिस कर दिए, सेम एक्सचेंजर ने। आप सरप्राइज कि यार मैंने तो 1 लाख रुपए लेके गया था, 3 दिन दुबई घूम के आया, वापस दिया इसको तो इसने 4,000 रुपए का मुनाफा कैसे मुझको दे दिया। सो रीजन है कि जिस दिन आपने खरीदा था उस दिन 22 रुपए का रेट था, और जिस दिन आपने वापस उसको दिया उस दिन 23 का रेट हो चुका था। डिमांड एंड सप्लाई पे ये सब चीजें निर्भर करती हैं, एंड ये जो वेरिएशन है ये मुनाफा बनाता है। तो ये मुनाफा यहाँ पे दिख रहा है, ये डेली बेसिस पे उस वेरिएशन को, उस फ्लक्चुएशंस को ट्रैक करता है ट्रेडर। कहां पर प्रोजेक्शन है, कहां पर पॉसिबिलिटी है उस वेरिएशन की, एंड वहां पर खरीद के बेच के इस मुनाफे को बुक किया जा सकता है। तो अगर आपको ये पता होता कि कल को यहाँ पे मुझे 4,000 का मुनाफा मिलने वाला है, तो आप 1 लाख की बजाय 2 लाख के दिरम या 3 लाख के दिरम भी खरीद सकते थे। यही मुनाफा आपका 2x और 3x हो जाता। तो ये प्रोजेक्शन और ये पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करता है ट्रेडर, एंड इसी रिदम पे बनता है बोर्ड। नाउ अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक छोटा सा अंदाजा आपको दिया गया है कि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द करंट एस्टिमेट इंडिया का जो जीडीपी है 2024 में वो 3.89 ट्रिलियन का है। 3.89 ट्रिलियन का जीडीपी है भारत सरकार का, भारत का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और अगर मैं बात करूं इसकी
फॉरेक्स की पर डे के वॉल्यूम की, दैट इज $7.5 ट्रिलियन, यानी लगभग लगभग दुगुना जितना पूरा भारत का जीडीपी एक साल का है, 1 ईयर का है, 1 फाइनेंशियल ईयर का है, उतने से दुगना एक दिन में फॉरेक्स का मार्केट वॉल्यूम जनरेट करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है ग्रोथ का, रेवेन्यू जनरेट करने का। ये जीडीपी के आधार पे ही निश्चित होता है कि एक आदमी की पर कैपिटा इनकम क्या होगी, एक आदमी की आमदनी क्या हो सकती है। आपने सुना होगा कि लोग कनाडा चले जाते हैं, आपने सुना होगा लोग यूएसए सेटल हो जाते हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए, और वहां पे छोटे मोटे व्यवसाय करने के बाद भी बड़ा पैसा बना लेते हैं। वहीं जो छोटे देश हैं या फिर जो जो जैसे हमारे एशियन देश हैं, वहां पर ये पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होती हैं। अगर आप किसी को बोलो कि मैं नेपाल का वीजा लेके नेपाल जाके सेटल हो रहा हूँ, बांग्लादेश सेटल हो रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कनाडा, यूएसए और यूके की बात करते हैं, तो लोग इंप्रेस होते हैं, लोगों को उसका पोटेंशियल समझ में आता है। रीजन भी कि उनका जीडीपी का स्तर बहुत ऊपर है, हमारा जीडीपी का स्तर नीचे है, एंड इसलिए हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए पॉसिबिलिटीज कम है। इसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर ह्यूज पोटेंशियल है, बिकॉज इसका जो पर डे का वॉल्यूम है वो बहुत अधिक है। तो यहां पर इस टाइप के बोर्ड्स को प्रयोग किया जाता है। एंड यहां पर अगर मैं बात करूं तो फॉरेक्स मार्केट को लेकर कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरेक्स का ह्यूज वॉल्यूम क्यों है, क्यों यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा अधिक, बहुत अधिक है, क्योंकि दुनिया की सारी कंट्रीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इसका प्राइस डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, न्यूज के ऊपर, इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर। आपने पीछे एक मॉरिशस का केस सुना होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया था कि मॉरिशस से बेहतरीन तो हमारे अंडमान निकोबार के सी सोर्स हैं, यहाँ के बीचेस हैं। तो उस टाइम पे मॉरिशस का जो टूरिस्ट का जो उनका टूरिज्म का जो प्रोफेशन था, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो मॉरिशस और इंडिया का जो एक्सचेंज होता था करेंसी का, उसमें एकदम से स्लम्प आया होगा, उसके अंदर एकदम से कमी आई होगी। एंड इस टाइप की चीजें, इस टाइप की इकोनॉमिक हेल्थ, न्यूज और बहुत सारी चीजें जो हैं उसके प्राइस को इफेक्ट करती हैं। दूसरा, वॉल्यूम इसलिए बड़ा है क्योंकि 24 घंटे चलता है। दूसरा, लिक्विडिटी बहुत अधिक है, और हर एक मेजर इंस्टीट्यूट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, पूरे पूरे देश के अंदर क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है जो जनरेट होता है। और इस टाइप की एक्टिविटीज जो कि टूरिज्म के माध्यम से और उसके माध्यम से, और हर एक चीज के लिए जहां पर एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, वो सारी की सारी चीजें वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इसलिए फॉरेक्स का वॉल्यूम एक बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। एंड जहां पर बड़ा वॉल्यूम है, माइंड इट, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर बड़ा वॉल्यूम होता है वहां पर पॉसिबिलिटीज बहुत अधिक होती हैं। तो बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जो फॉरेक्स मार्केट में इंटीग्रेटेड होते हैं, एंड फॉरेक्स के इस वेरिएशन को, उसका बेनिफिट उठाते हैं और उसके बीच में मार्जिन बनाते हैं। अगली जो इंडस्ट्री है वो है स्टॉक मार्केट, जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। इक्विटी अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, एंड किसी भी देश का रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड इंडिविजुअली अगर हम देशों की बात करें तो एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि सारे देश मिलकर, एक एक देश जब जुड़ते चले जाते हैं तो एक पूरे दुनिया का गठन होता है, मतलब पूरा वर्ल्ड इज कलेक्शन ऑफ कंट्रीज आप बोल सकते हैं। तो हर एक देश का रिप्रेजेंटेशन स्टॉक स्टॉक मार्केट करती है। एंड अगर इस तरीके से हम बड़े उस पर देखें तो स्टॉक मार्केट जो है पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन है। अब स्टॉक मार्केट क्या है अगर हम बात करें, तो यहां पर दिसंबर 2024 में इंडिया का स्टॉक मार्केट वाज वैल्यूड एज 5.1 ट्रिलियन, एंड ये दुनिया के लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट में से एक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूएस, चाइना, जापान, हांगकांग के बाद इंडिया जो है वो 5वें पायदान पे आता है। एंड हर एक देश का अपना स्टॉक मार्केट होता है। इस स्टॉक मार्केट के अंदर भी मिड कैप, लार्ज कैप, इस कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं, और यहां पर एक और रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 वो 50 कंपनीज होती हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करती हैं। और निफ्टी 50 की अगर मैं आज की बात करूं, ये मे बी पिछले हफ्ते का है, 23,110.45 का निफ्टी 50 का एक स्टेक या एक शेयर है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 23,110 रुपए निफ्टी में इन्वेस्ट किए, तो वो 50 जो टॉप मोस्ट कंपनी है इंडिया की,
उसमें इक्वल उसमें चला जाएगा। एंड इस केस में क्या होता है कि मार्केट जब मूव करती है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं ये सुपर स्ट्रांग फाइनेंशियली सुपर साउंड कंपनीज होती हैं, और इनमें किसी टाइप का कोलैप्स होने का, किसी टाइप का रिस्क बहुत कम होता है। एंड इन एनी केस अगर कोई रिस्क होता भी है तो 50 की 50 कंपनियां कोलैप्स नहीं करेंगी, 50 की 50 कंपनियां घाटा नहीं देंगी, और ऐसे में मिनिमम मार्जिन के साथ एक बेहतरीन बेनिफिट्स और बेहतरीन पोटेंशियल आपके लिए होता है इस टाइप के उसमें। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने ये लिस्ट दी है टॉप 50 कंपनी 2025 में इंडिया के अंदर कौन सी हैं। तो उसमें अडानी से लेकर इंडसलैंड बैंक तक, क्या मतलब ये अल्फाबेटिकली है, ये मत सोचिएगा कि ये कंपनी बड़ी है, बट हर एक कंपनी को यहां पर दिया गया है। 50 कंपनियां हैं जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, और ये कंपनियां रिप्रेजेंट करती हैं पूरी अर्थव्यवस्था को। ऐसे में निफ्टी 50 में लगाया गया इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक सेफ एंड सिक्योर होता है। तो बहुत सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जो टॉप 50 कंपनीज के ही शेयर्स में ट्रेड करते हैं, उन्हीं के स्टेक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका जो पैसा है वो सेफ एंड सिक्योर रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, वैसे ही दुनिया भर के अंदर जैसे डॉस जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, ऐसी टॉप 500 कंपनी है, नेस्डेस्क का कंपोजिट है। तो इस टाइप की दुनिया भर के हर एक कंट्रीज की अपनी निफ्टी 50 काइंड ऑफ कंपनीज का ग्रुप होता है जो इस पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, और इनको बोलते हैं इंडिसेस। इंडिसेस इंडिसेस मींस वो टॉप कंपनी जो किसी अर्थव्यवस्था में सुपर स्ट्रांग होती हैं, और उनमें वेरिएबिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। तो इसलिए मुनाफा बनने के चांसेस बहुत बड़े नहीं होते। मुनाफा डेफिनेटली बनता है, लेकिन बहुत बड़ा मतलब कोई आसमान क्या बोलते हैं उसको, छप्पर फाड़ के मुनाफा नहीं बनता। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या होता है कि सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, टिकना, और ये सब एक ट्रस्ट वर्थ कंपनीज होती हैं जो इस टाइप की उसमें आती हैं। नाउ अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट्स में, तो पूरा 2024 में इंडिया का जो स्टॉक मार्केट था दैट वाज $2 ट्रिलियन के अराउंड था। एंड अगर इसका मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं, मार्केट कैप होता है कि जितने भी शेयर हैं उनका वैल्यू आज के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो उसका मार्केट कैप है। तो $5.1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है इंडियन इक्विटी मार्केट का। एंड पर डे का जो वॉल्यूम होता है, जो ट्रेड होता है, वो 2 ट्रिलियंस का अराउंड का ट्रेडिंग्स होती है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 115 ट्रिलियन से $130 ट्रिलियन का ये वॉल्यूम जनरेट करती है। और अगर हम बात करें मार्केट कैप की, यानी टोटल वैल्यूएशन कितनी है, तो $124 ट्रिलियन मार्केट कैप उसका है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगेन मैं जो आपको बताना चाहता हूं इन आंकड़ों के माध्यम से, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, बोरिंग सा भी लग रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा स्टैटिक्स में जा रहे हैं, लेकिन समझिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये जो मार्केट है दिस इज अ ह्यूज ह्यूज मार्केट। एंड किसी भी मार्केट के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज तब बनती हैं जब उसके अंदर वॉल्यूम होता है, जब उसके अंदर बड़ा मार्केट कैप होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो इक्विटी वाला मार्केट है दैट इज ऑल्सो बहुत बड़ा मार्केट। उसके बाद एक फाइनल मार्केट आता है दैट इज कमोडिटी। कमोडिटी मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो ये कमोडिटीज क्या होती हैं, वो सारी की सारी चीजें जो जो ऐसी चीजें जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको रियल उसमें, जैसे दालें हो गई आपके, मेटल्स हो गए, सोना चांदी गैस, ये सारी चीजें जो है इक्विटी कमोडिटी मार्केट के अंदर आती हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर कैटेगरीज की बात करूं, क्रूड ऑयल कच्चा तेल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है, प्रीशियस मेटल्स में गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम आ जाता है, बेस मेटल्स में कॉपर एल्यूमिनियम आ जाता है, ग्रेन्स के अंदर ग्रेन्स में आपका व्हीट कॉर्न और सोयाबीन टाइप के। तो इस टाइप से अलग अलग, चाहे वो खाने वाले तेल हों, चाहे वो लाइव स्टॉक्स हो, कैटल, मिल्क, और ये सारी चीजों को लेकर जो ट्रेडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर भी आदान प्रदान होता है, यहाँ पर भी खरीद फरोख्त होती है,
तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। कमोडिटी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इस मार्केट को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का टर्नओवर अगर हम बात करें तो 154 लाख करोड़ का, 1.85 ट्रिलियन डॉलर का 23-24 का रहा है फाइनेंशियल ईयर का भारत सरकार का। एंड इसमें बुलियंस और एनर्जी डोमिनेट करती हैं 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम। 70% गोल्ड और सिल्वर और क्रूड ऑयल, ये तीन चीजों का डोमिनेंस है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो मार्केट है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी बिग ह्यूज मार्केट। इस मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी एक बड़ा पोटेंशियल है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास बोट जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के बोट होते हैं, और वो कैटेगरीज के बोट फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, इक्विटी के अंदर एंड कमोडिटी के अंदर प्लग होते हैं। एंड वो ट्रेड करते हैं अलग अलग एल्गोरिदम के ऊपर, अलग अलग पैटर्न के ऊपर, अलग अलग मैकेनिज्म का होता है। अब अब सवाल ये है, यहां तक जो बातें मैंने आपको बताई, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ये सब चीजें अच्छी है, लगी सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, सुनने में बड़ा रोजी पिक्चर है। लेकिन एक न्यूज ये कहती है, ये न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो ये कहती है कि ओवर 9 in 10 F&O रिटेल ट्रेडर लूज मनी। सेबी बोलती है कि 90% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, 90% जो बोट ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो 90% जो रिटेलर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, उनके लॉसेस के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। 90% लोग लॉसेस के चांसेस छोड़िए, वो 90% लोग घाटे में रहते हैं। घाटे में रहते हैं मतलब वो लॉस करते हैं अपना। नाउ अगर हम बात करें इस लॉसेस के पीछे क्या मेजर कारण है, कौन सा बड़ा कारण है जो इन लोगों को लॉसेस कराता है, एंड वो कारण है, वो द बिगेस्ट बिगेस्ट रीजन कि एक आदमी ट्रेडिंग करता है। अभी जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि यार देखो फॉरेक्स का वॉल्यूम बहुत बड़ा है यार, आपने बोला यस ये तो बड़ा वॉल्यूम है, मतलब अगर इसका छीटा उटा भी कहीं मेरे को पड़ जाए, यानी इसका एक 0.000000001% का भी कहीं मेरे को बेनिफिट हो जाए, तो भी मैं मतलब बहुत बड़ा मुनाफा बना सकता हूँ। सुनने में अच्छा लग रहा है। अब इसी टाइप से क्रिप्टो, फॉरेक्स, एनएफटी, सॉरी इसका अपना इक्विटी का या फिर कमोडिटीज की बात करें, हर जगह मैंने बड़ा वॉल्यूम दिखाया, वो एक पॉजिटिव साइड है उसका। लेकिन द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से ट्रेडिंग करने वाले लोग घाटा कर जाते हैं, दैट इज इमोशन। इमोशन इमोशन जब घाटा होना शुरू होता है तो आदमी सोचता है अरे यार मैंने 10 की चीज है, अब वो 9 की होगी, तो मैं बोलता हूं अब यहां से मार्केट रिवर्स करेगा, 9 पे नहीं बेचूंगा, क्योंकि 1 रुपए का घाटा सहन करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे क्यों मैं 1 रुपए का घाटा सहन करूं? 10% का घाटा है, 10 रुपए की चीज 9 रुपए की होगी, 10% का घाटा मेरे को है कायदे से देखा जाए तो। 9 पे नहीं बेचूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि वापिस जाएगा, लेकिन फिर 8 हो जाता है, अब भी नहीं बेचता हूं। इमोशन अंदर से बोला नहीं नहीं यार अब तो 20% हो गया, 10 पे नहीं बेचा, 20 पे नहीं, वापिस आएगा। 30% बोलता है नहीं अभी नहीं, वापिस आएगा, क्योंकि आप और चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। 40 4 रुपए का हो गया, तब भी नहीं बेचा। 5 रुपए का हो गया, तब भी नहीं बेचा। अभी 5 रुपए के बाद आपको लगता है अब तो 50% तो गया, कोई बात नहीं देखी जाएगी, या तो अब रिवर्स जाएगा या खत्म, एंड उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं, उसको देखते ही नहीं है। तो ये इस टाइप के इमोशंस, जब आपके पास स्टॉप लॉस नहीं होता है, जब आप चीजों को अपने हाथ में रखते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इस केस में इस टाइप के इमोशंस हमेशा एक्टिवेटेड होते हैं। दूसरा दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपने 10 रुपए की चीज खरीदी, वो 11 की हो गई। अब 11 की होगी, आपको पता ही नहीं है कि आपको बेच देना, आप बोलते हैं 10% अब बेनिफिट हो रहा है, बोला नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपके पास खबर है कि ये 50, ये 20 और 30 जाएगा, यानी 2x और 3x हो सकता है। अब आपने 10 पे नहीं बेचा, 20 पे नहीं बेचा, 30 पे नहीं बेचा, 40 पे नहीं बेचा, एंड फिर वहां से मार्केट डंप हो गई। अब आप जब वो वापिस आ गया, तो अब आपने जब वो नीचे गिरने लगी मार्केट, तो आपने 10 की बजाय 11 पे उसको बेच दिया। यानी जब आप मुनाफा बना रहे होते हैं तब भी आपको पता नहीं होता है कि कहां तक ये मार्केट, कहां मुझे एग्जिट करना है। एंड कई बार आप सोचते हैं एग्जिट करना है, लेकिन मार्केट की रफ्तार बहुत तेजी से होती है, एंड उस केस में आप एग्जिट नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं अरे यार रुको, जब तक आप काटने वाले होते हैं 10 की खरीदी हुई चीज को 12 पे काटने वाले होते हैं, तब तक वो 14 हो चुकी होती है। अब आपका सेंटिमेंट्स बोलते हैं यार अगर मैंने काट दिया होता तो ये मेरे को 20% का नुकसान ही हो गया होता।
तो इस टाइप के इमोशंस की वजह से कई बार तो आपको बेनिफिट होता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो यही घाटे का सबब बनता है। यानी जितने भी ट्रेडर मार्केट में घाटा सहन करते हैं या उनको घाटा होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके इमोशन, उनकी भावनाएं ही इन्वॉल्व होती हैं। आउट ऑफ एक्साइटमेंट घर में लड़ाई हो गई, कुछ गलत वो कर दिया, कुछ गलत एग्जीक्यूशन डाल दिया, घर पे मतलब मूड अच्छा नहीं है, ट्रेडिंग के लिए बैठ गए, दिमाग में कुछ और चल रहा है, घाटा कर दिया। तो इस टाइप के इमोशंस होते हैं जो इंडिविजुअल्स को घाटा करने में या उनके घाटा करने में सहयोग देते हैं या फिर वो बड़ा रीजन बनते हैं। दूसरा, मैंने आपको क्या बोला, 90% ट्रेडर, वेदर दे आर ऑटोमेटेड ट्रेडर और इंडिविजुअल्स ह्यूमन बीइंग, वो दोनों ही 90% लोग घाटा करते हैं और उसमें बड़ा रीजन होता है इमोशंस। इमोशंस मैनुअली जब आप कर रहे हैं तो आपके इमोशन हावी हो रहे हैं। अब आता है बोट की बारी। जब बोट काम कर रहा है तो बोट के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, एंड वही उसके घाटे का कारण बनता है। उसके पास कॉमन सेंस नहीं होती है, उसके पास अपने इमोशंस नहीं होते हैं, एंड उस चक्कर में कई बार मार्केट रिवर्सल जा रही है लेकिन उसको एक कमांड मिली, उस कमांड को एक्सिक्यूट करता जा रहा है। मार्केट बिल्कुल रिवर्सल जा रही है लेकिन वो उस कमांड को, क्योंकि उसको एक ऑर्डर मिला हुआ है, वो इमोशंस और कॉमन सेंस को यूज नहीं कर रहा है। तो दोनों केसेस में, चाहे आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तब भी इमोशन घाटे का सबब बनता है, एंड चाहे आप पर्सनल तौर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी घाटे का जो मेजर कारण होता है वो इमोशन बनता है। नाउ, अब बोट को यूज करना थोड़ा सा बेनिफिशियल इसलिए होता है कि बोट जो है 24/7 काम करता है। जब मार्केट खुलती है बोट काम करना शुरू कर देता है, उसको किसी रेस्ट की जरूरत नहीं है, उसको प्यास नहीं लगती, उसको भूख नहीं लगती, वो पलक नहीं झपकाता, उसको नींद नहीं आती, उसका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता। ये अच्छी चीजें हैं बोट के अंदर। मान लीजिए मार्केट बहुत फेवरेबल है लेकिन आपका एनर्जी लेवल डाउन है, तो हो सकता है आप उस लॉ एनर्जी में कुछ गलत स्टेप उठा लें। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, बोट जो है उसके अंदर बहुत बेनिफिट्स हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले, इन बोट्स के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर का बग आ जाए, कोई सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस आ जाएं, हार्डवेयर के इश्यूज आ जाएं, तो ये बोट काम करना बंद कर सकते हैं, एंड आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर की अपनी लिमिटेशंस ये हैं। अगर मैं बात करूं तो ये हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं, प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं कि मार्केट ने 2023-24 में कैसे बिहेवियर किया था और किस टाइप का पैटर्न फॉर्म किया था। उस पैटर्न के जानकारी, उस पैटर्न का डेटा अगर आपके बोर्ड के पास है और उसको मिलता जुलता पैटर्न और सेम सटीक पैटर्न वैसा मिलता है, तो एग्जैक्टली वो उसी तरीके से काम करेगा जैसे उस पैटर्न पे उसको करना चाहिए, जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहां पर हिस्टोरिकल डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नो ह्यूमन जजमेंट एंड नो कॉमन सेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कई बार मार्केट आपके सामने रिवर्सल मार्केट जा रही है तो फटाफट अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो आप उस सौदे को, उस एक्सक्यूशन को कैंसिल कर सकते हैं या नया एक्सक्यूशन या नया कोई बिड लगा सकते हैं। हो सकता है यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही कॉमन तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने एक सौदा लगाया और उसके वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं काम कर रहा है, वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके रिवर्सल चला गया, तो आप उसको तुरंत काट सकते हैं। लेकिन यहां पर बोर्ड्स के पास लिमिटेशन होती है कि वो कोई ह्यूमन जजमेंट नहीं करता, उसको तो जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग जो दे दी गई है उसी पे काम करने वाला है। और सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है कॉमन सेंस का नहीं होना, एंड जियो पॉलिटिक्स का कोई इसको अंदाजा नहीं होता। अब जियो पॉलिटिक्स क्या होती है, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो इक्विडिटी है, चाहे वो कॉमोडिटी है, एंड इवन क्रिप्टो भी है, वो उसका उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फैसले जो दो देशों के बीच में होते हैं, चाहे वो संधि हो, चाहे युद्ध की खबरें हो, कई बार बड़े कॉरपोरेट्स के कुछ गठन होते हैं, कुछ कोलैबोरेशंस होते हैं, उनका इंपैक्ट इक्विटी पे बहुत बड़ा पड़ता है। कुछ नई खबर आ रही है जो पहले कभी नहीं हुई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जहां पर इस टाइप का ऑपरेशन हुआ। तो ये ऑपरेशन एक नया था, एक आम आदमी के अंदर फियर था, एक आम आदमी के अंदर पॉसिबिलिटीज हो रही थी, वो अपनी संभावनाएं जता रहा था।
लेकिन बोर्ड को इस टाइप की एक्टिविटी से कोई कंसर्न नहीं है। ट्रंप आया, ट्रंप जीता, ट्रंप ने क्या घोषणाएं की, बोर्ड को उससे कोई सरोकार नहीं। एंड इसलिए बोर्ड उस केस में उन बिना उन घोषणाओं के साथ भी अपनी गतिविधियों को जारी रखता है, अपनी एक्टिविटीज को जारी रखता है। एंड इसके चलते कई बार अनफेवरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं ट्रेडिंग में। ये सबसे बड़ी दिक्कत है किसी भी बोर्ड की। लेकिन अगर हम बात करें, वहीं अगर आम आदमी है तो वो क्या करेगा, वो उन सारे चीजों को भी कंसिडरेशन में रखेगा। नाउ दोस्तों, जितने बोर्ड मार्केट के अंदर मौजूद हैं उन सब की लिमिटेशंस मैंने आपको बताई जो अभी तक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, किसी एक कैटेगरी पे काम करते हैं जो इन बोर्ड्स की एग्जीक्यूशंस को, इन बोर्ड्स की काम करने की क्षमताओं को क्वेश्चनेबल बना देता है और रिस्क को बढ़ा देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बोर्ड है जो केवल फॉरेक्स के ऊपर काम कर रहा है, केवल फॉरेक्स के ऊपर काम कर रहा है। तो कई बार जिन लोगों को आइडिया नहीं है या जो लोग इस प्रोफेशन के नहीं है, वो देखेंगे कई बार मार्केट बहुत ही अनफेवरेबल बिहेवियर करती है, जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है और पूरा मार्केट डंप हो जाता है। नाउ सपोज आपके पास एक बोट है जो आपका केवल एक फॉरेक्स के लिए हिसाब से कंपेटेबल है, फॉरेक्स के हिसाब से उसकी तालमेल बढ़िया बना हुआ है और फॉरेक्स में उसको यूज करते हैं आप, और फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्लंप आ जाता है और आपने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। चूंकि हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके, अपना विश्लेषण करके, उसको एआई के साथ इंटीग्रेट करके, जो कि हिस्टोरिकल डेटा को ही चेक कर रहा है, रातों रात जब आप सो रहे थे तब एक ऐसी खबर आती है जो पूरे फॉरेक्स मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है। मैंने आपको बताया कुछ देश तब जग रहे होते हैं जब हमारा देश सो रहा होता है, कुछ देश तब सो रहे होते हैं जब हमारा देश जग रहा होता है। इस टाइम आप इंडिया के अंदर हैं तो आप दिन में हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इस टाइम घोर रात है। तो ऐसे में इस टाइप की एक्टिविटीज जब होती है तो आपका जो बोट होता है, अगर वो सिंगल उसमें ही आपका पैसा, सारा पैसा आपका फॉरेक्स में लगा हुआ है एंड वहां पर कुछ मार्केट का स्लंप आता है, तो और बोट उस चीज को, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को एनालाइज नहीं कर पाता, सेंस नहीं कर पाता, तो आपका वो बोर्ड जिसको आप सोचते हैं कि आप बेहतरी के लिए काम करेगा, वो बहुत बड़ा घाटा भी बुक कर सकता है। तो ये बोर्ड जितने भी मार्केट के अंदर हैं, जितने भी मार्केट के बोर्ड हैं, वो या तो फॉरेक्स पे काम कर रहे हैं, या इक्विटी पे काम कर रहे हैं, या कमोडिटी पे काम कर रहे हैं, या क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं। एंड किसी एक इंडस्ट्री के अंदर इस टाइप का स्लम्प आना बहुत कॉमन है। कई बार ऐसा होता है फॉरेक्स की मार्केट स्लम्प कर रही होती है, डाउन में होती है, एंड क्रिप्टो मार्केट रेज कर रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि इक्विटी में जो पैसा होता है वो घाटे की तरफ जा रहा होता है, मतलब आपके सौदे फेवरेबल नहीं होते, लेकिन वहीं आपकी कमोडिटी में आपको बेनिफिट हो रहा होता है। तो ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के अंदर, जितने भी बोट हैं, वो किसी एक सिंगल कैटेगरी के ऊपर काम करने वाले बोट हैं। जितने भी बोट्स मैंने देखे हैं, जितने भी मार्केट के अंदर, अब यहां पर आपको समझने की जरूरत क्या है कि जब आप मार्केट में जाते हैं और आपको सेम पैरेलल एक ऑप्शन मिलता है बोट के तौर पे, तो यकीन जानिएगा वो बोट किसी एक मार्केट के अंदर काम कर रहा है, चाहे फॉरेक्स का मार्केट हो, क्रिप्टो का मार्केट हो, इक्विटी का मार्केट हो, या कमोडिटी का मार्केट हो। दूसरा, ये पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होते हैं, एंड सॉफ्टवेयर के कोई इमोशंस नहीं होते। मैंने आपको बता दिया, सॉफ्टवेयर किसी जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को नहीं सेंस करता, युद्ध की खबरें, अलाना फलाना, कॉर्पोरेट डील्स वगैरह इनको नहीं करता। एंड ये सारे के सारे बोर्ड जो होते हैं वो उन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदाजे से काम करते हैं, एंड इसके चलते वहां पर फिर दूसरा रिस्पेक्टर होता है। पहला रिस्पेक्टर है कि केवल एक ही कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, दूसरा रिस्पेक्टर है वो केवल सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो वहां पर मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। तीसरा, लिमिटेड बाय प्रोग्रामिंग लॉजिक, उनको जो एक बार प्रोग्राम दे दिया, जो एक बार उसको लॉजिक दे दिया कि यहां पर आपने टेक प्रॉफिट करना है, यहां पे आपने स्टॉप लॉस करना है, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, वो उसी के हिसाब से काम करेगा, उसमें किसी टाइप का अल्टरेशन पॉसिबल नहीं है। ये कौन से बोर्ड्स हैं? जो बाहरी दुनिया के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं जो आपके सामने आते हैं, जो आपको बड़ा मुनाफा देने का वादा करते हैं, इस टाइप के बोर्ड है। नाउ अब अगर मैं बात करूं हमारा वाला बोर्ड, हमारे वाले बोर्ड की एक बहुत बड़ी खासियत है, और वो खासियत क्या है? ये MAC यानी मल्टीपल एसेट क्लास में डील करता है। मल्टीपल एसेट क्लास का मतलब ये है कि आपने जो पैसा दिया, आपने
मान लीजिए बोट को इंटीग्रेट किया, बोट में आप बोट को आपने सब्सक्राइब किया और आपने एक्स अमाउंट बोट के अंदर डिपॉजिट किया ट्रेडिंग के लिए। मैं प्रोबोट एक्स की बात कर रहा हूं। तो प्रोबोट एक्स क्या करेगा, आपके एक्स अमाउंट को 4 से डिवाइड करेगा, चारों कैटेगरीज में वो अमाउंट जाएगा, फॉरेक्स में भी, क्रिप्टो में भी, फॉरेक्स में भी, क्रिप्टो में भी, आपकी इक्विटी के अंदर भी और कमोडिटीज के अंदर भी। नाउ कमोडिटीज के इक्विटी के अंदर यानी स्टॉक के अंदर भी हम इंडिसेस के अंदर ट्रेड करते हैं। इंडिसेस क्या करता है, इंडिसेस जो निफ्टी 50 है या S&P 500 है, इस टाइप की कंपनियों के अंदर ही जो 25% एक्स अमाउंट का 25% था वो इंडिसेस के अंदर जाएगा। और इंडिसेस में भी जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, इस एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आपने 100 रुपए दिया और 100 रुपए अगर हमें इंडिसेस के अंदर लगाना है और उसमें 50 कंपनीज हैं, तो 2-2 रुपए 50 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। एंड अब जब इन्वेस्टमेंट 50 कंपनीज के अंदर हैं और इनमें से 2-4-5 कंपनियां ऐसी भी हैं, पहली बात तो पॉसिबल नहीं होता, दीज आर द मोस्ट साउंड कंपनीज जो होती हैं, सबसे फाइनेंशियली साउंड, स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, हिस्टोरिकल डेटा बहुत बेहतरीन होता है और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ब्रांड्स होते हैं ये कंपनीज। ऐसी कंपनियों में आपके 100 रुपए गए और 50 कंपनी के अंदर 2 रुपए ईच कंपनी, हर कंपनी के अंदर 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, भगवान न करे अनफेवरेबल कंडीशन में 5 कंपनियां ऐसी हैं जो घाटा कर देंगी, तो 5 कंपनियों में आपके 10 रुपए का घाटा हुआ, 40 रुपए जो लगे हुए हैं वो 40 रुपए, सॉरी 10% मतलब करीब करीब आपका 20 का घाटा हो गया ना। 5 कंपनियों ने 2-2 रुपए लगे, 10-10 का घाटा हुआ, तो जो आपके 100 रुपए लगे हैं तो वो 90 रुपए जो हैं जिन कंपनीज के अंदर लगे हुए हैं वहां पर बेनिफिट होने के चांसेस हैं। उनमें से एवरेज निकलेगा, कोई आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, कोई थोड़ा देगा, कोई कम देगा, कोई ज्यादा देगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रांग मतलब स्टेबिलिटी होती है और बड़ा मुनाफा बनने के चांसेस के साथ साथ आपकी स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो मल्टीपल एसेट क्लास यानी चारों मार्केट में इक्वली हम लोग ट्रेड करते हैं एंड यहां पर एक सेफ्टी का और सिक्योरिटी का लेयर लग जाता है जो आपके प्रिंसिपल को बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज के साथ सेफ रख सकता है। तो ये जो चीज है ये मार्केट के अंदर किसी के पास नहीं है और ये चीजें आपके ब्रेन के अंदर ड्रिल होनी चाहिए कि हमारा जो बोट है दैट वर्क ऑन मल्टीपल एसेट क्लास, ये मल्टीपल एसेट क्लास के ऊपर काम करता है। एंड जहां पर किसी भी केस में सारी की सारे मतलब चारों के चारों मार्केट के अंदर एक साथ स्लम्प आना मुश्किल है। तो आप ये समझिए कि मल्टीपल एसेट क्लास में डील करता है और उसमें भी अगर हम उसकी बात करें तो इंडिसेस में ट्रेड करता है। एंड इस केस में बहुत सारे सेफ्टी मेजर हैं, आपके अंदर पूरे कवच हैं, ये 2 कवच आपको नजर आ गए। उसके बाद जितने भी बोट मैंने आपको बताया, वो जो भी बोट्स मार्केट के अंदर हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, वो ट्रेडिंग करते हैं एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, वो ट्रेडिंग करते हैं जो प्रोग्रामिंग उनको दी गई है और वो उस प्रोग्रामिंग में किसी टाइप का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहता है। वो हमेशा रात को दिन को 24/7 जब मार्केट ओपन होती है और जब मार्केट क्लोज होती है तब तक वो अपने आप काम कर रहे होते हैं उस कोडिंग के हिसाब से जो डेवलपर ने उसको दी है। डेवलपर अलग है, यूज करने वाला अलग है। डेवलपर डेफिनेटली स्ट्रेटेजीज में बदलाव कर सकता है, जब बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा तब जाके उसके पास वो चीजें जाएंगी, तब वो बदलाव करेगा। लेकिन हमारे पास बेस्ट पार्ट क्या है, आपको मालूम है कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर क्लियोस एकेडमी एक एलिमेंट है। क्लियोस एकेडमी एक सिंडिकेट है उन लोगों का जो ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है। क्लिप चिकोना नाम सुना होगा आपने, क्लिप चिकोना हमारे चीफ मेंटर हैं उस विंग के, और वहां पर वो उनकी वो टीम जो एक्सपर्टीज रखती है, फॉरेक्स की अलग टीम है, क्रिप्टो की अलग टीम है, इक्विटी की अलग टीम है, कमोडिटीज की अलग टीम है। एंड ये टीमों को इंडिविजुअली टारगेट के साथ अमाउंट एलोकेट कर दिया जाता है एंड साथ में इनके साथ एआई इंटीग्रेटेड प्रोबोट एक्स काम करता है। एंड ऊपर से जो हमारी एक्सपर्ट की टीम है वो हमेशा मॉनिटरिंग में रहती है, वो हमेशा देखती रहती है कि किसी टाइप का कोई बदलाव की जरूरत है तो ऑन द स्पॉट आप उस
बदलाव को किया जा सकता है, बिकॉज वी आर द डेवलपर, हम ही डेवलपर हैं। क्लियोस ने ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, प्रोबोट एक्स के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, तो ऑन द स्पॉट उस अल्टरेशंस को किया जा सकता है। तो ये दो चीजें जो हैं इस प्रोजेक्ट को सेफ एंड सिक्योर कर देती हैं। सेफ एंड सिक्योर कैसे? पहली बात कि हम मल्टीपल एसेट क्लास में डील करते हैं, और उसमें भी इंडिसेस के अंदर। अगर मैं बात करूं इंडिसेस की, तो क्रिप्टो के अंदर भी इंडिसेस हैं और फॉरेक्स के अंदर भी इंडिसेस हैं। जैसे आप टॉप 10 क्वाइंस को आप देखेंगे, टॉप क्वाइंस को अगर हम देखेंगे क्रिप्टो के अंदर, तो उनको आप इंडिसेस कंसीडर कर सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होता, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत अधिक है। अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो यूरो यूएसडीटी का पेयर सेफ्टी स्कोर के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। और इस टाइप के कुछ जो शुरुआती पेयर्स हैं जो टॉप मोस्ट करेंसीज के हैं, वहां पर एक उनको हम इंडिसेस की कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो पहली चीज, हम मल्टीपल एसेट क्लास में डील करते हैं, और दूसरा, हमेशा हमारी सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं है। हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है वो हमेशा मॉनिटरिंग के तौर पे देखती रहती है हर चीज को, एंड जहां पर भी जरूरत पड़ती है वहां पर अल्टरेशंस किए जाते हैं। तो इस तरीके से मीथर का प्रोबोट एक्स मार्केट के किसी भी प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में, मार्केट के किसी भी बोर्ड के कंपैरिजन में इनक्रेडिबल एंड आउटस्टैंडिंग है। यहां पर डेफिनेटली आपको एक पॉइंट पे ऐसा लग सकता है कि बाहर के जो बोर्ड है वो आपको बहुत ही फैंसी पिक्चर दिखाते हैं, बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर दे सकते हैं। कोई बोलेगा 10%, कोई बोलेगा 15%, मे बी 20% तक के भी ऐसे लोग हैं। लेकिन क्वेश्चन इज कि क्या वो सस्टेनेबल है? आपने सवाल उनसे पूछना है कि वो किस मैकेनिज्म पे यूज कर रहे हैं, उसका उसके बैकएंड का मैकेनिज्म क्या है। दूसरा, वो कौन सी मार्केट में है ट्रेड जिस पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सिंगल मार्केट पे काम कर रहे हैं तो सिंगल मार्केट में कभी भी स्लंप आ सकता है, कभी भी वो मार्केट अनफेवरेबल मोमेंट की तरफ जा सकती है, एंड इसमें घाटा होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। लेकिन प्रोबोट एक्स मल्टीपल एसेट क्लास एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ इकलौता बोर्ड है जो मार्केट के अंदर है। तो यहां पर विन विन सिचुएशन है। योर मनी स्टार्ट वर्किंग फॉर यू वंस आप जो जब प्रोबोट एक्स के अंदर आते हैं, तो आप एक वॉरेन बफे की वो कोट मुझे याद आती है जहां पर वो बोलते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करते रहना चाहिए, वेदर यू आर स्लीपिंग, यू आर एंजॉइंग विद द फैमिली, तब भी आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। और वो बोलते हैं कि जब आप सो रहे हो, जब आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, तब भी अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर मीथर का प्रोबोटेक्स वही एक सब्स्टिट्यूट है जहां पर आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, बैकएंड पे प्रोबोट का एआई सॉफ्टवेयर प्लस क्लियोस एकेडमी के एक्सपर्ट्स का सिंडिकेट आपके लिए काम कर रहा होता है, और आपको एक मुफ्त मुनाफा महीने के तौर पे दे रहा होता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस बोर्ड के माध्यम से आप दो चॉइसेस आपको मिलती हैं। जो नए लोग हैं या फिर आप लोग भी जब मार्केट में जाते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि आप, अगर आप वेरिएबिलिटी पे यकीन करते हैं, मार्केट के उस पे यकीन करते हैं कि मार्केट में कभी फिक्स नहीं होता, फ्लक्चुएशंस रह सकती हैं, तो अप टू 5% महीने का 5% आपको मिलता है, जो आपको महीने के दर महीने आपको मिलता रहेगा जब तक आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्रोबोडेक्स के अंदर है। द बेस्ट पार्ट इज, जो कहीं पे भी आपको किसी भी बोर्ड के अंदर नजर नहीं आएगा, वो ये कि आपका पैसे का लिक्विडिटी हमेशा आपके साथ बना रहता है। यानी आप एक क्लिक करके अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी आकस्मिक स्थिति में। आपका पैसा है, आपने $100 लगाया, उस पर आपको अप टू 5% मिल रहा है, और आपको कभी $100 का जरूरत पड़ गया तो आप क्लिक कीजिए, योर मनी विल बी रिटर्न टू योर अकाउंट थ्रू एक्सचेंजेस। वो आपको यूएसडीटी के फॉर्म में मिल जाएगा। आपके चॉइसेस हैं $100 मिनिमम एंड $10,800 के मल्टीपल में आप जितने मर्जी पैकेजेस ले सकते हैं। एंड प्रोबोट एक्स का ये जो बैकएंड का मैकेनिज्म है, जो मल्टीपल एसेट क्लास में काम कर रहा है, जिसके ऊपर एक क्लियोस की ह्यूमन टीम भी है जो हमेशा मॉनिटरिंग कर रही है, वो हमेशा आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपको ये मुनाफा बुक करके देती है। और ये ह्यूज अमाउंट है मेरे दोस्त, 5% पर मंथ का रिटर्न इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर हम बात करें, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दे वो मैंने जो स्क्रीन सेवर वाला जो आपको एग्जांपल दिया, दे आर लाइक दैट। नाउ
जो लोग बोलते हैं कि यार वेरिएबिलिटी नहीं चाहिए, आप अप टू 5% बोल रहे हैं, तो कभी आप 3 करेंगे, कभी 4 करेंगे, 5 करेंगे, मुझे कुछ एक मुश्त दीजिए। तो इस केस में हमने वेल्थ 25 के तौर पे, एंड ऑफ द डे मैकेनिज्म सेम है, बैकएंड पे आपके पैसे को उसी तरीके से किया जाता है। एंड ये बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि आप इंटरनली, अंदरूनी तौर पे स्ट्रांग फील करें कि यू आर विद द राइट कंपनी, यू आर विद द राइट प्रोजेक्ट, योर मनी इज सेफ, योर मनी इज इन द सेफ हैंड। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से एक्सपर्टीज द्वारा आपके लिए जनरेशन किया जा रहा है, उसको लेके आपको एक श्योर शॉट विश्वास होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि मुझे लिक्विडिटी से कोई मतलब नहीं सर, मैंने तो ये अमाउंट जो लगाया, मेरे को ये बताइए इसका डबल कैसे हो सकता है, तो इन दैट केस अप टू नहीं बल्कि फ्लैट 8% आपको मिलता है 25 महीने तक। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, 25 महीने में आपको 8% अगर आता है तो करीब करीब आपका 2x हो जाता है। $100 आप लगाएंगे, $8 आपको आएगा, 25 महीने में $200 हो गए। तो इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज आपका जो मंथली रिवॉर्ड्स है वो दोनों इंक्लूडेड होते हैं। यानी 8% जो आपका आ रहा है, 4% आपका मंथली रिवॉर्ड है एंड 4% आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो उस वाले वेल्थ 25 वाले में जो लिक्विडिटी आप एनी क्लिक, एक सिंगल क्लिक पे विड्रॉ कर सकते हैं, वो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, आज 3 बड़े रीजन है मीथर को ज्वाइन करने के और इस प्रोबोटेक्स को ज्वाइन करने के। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज एक क्रेडिबिलिटी है ब्रांड की। दोस्तों मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कंपनियां ओवरनाइट आती हैं, कुकुर मुत्तों की तरह आती हैं और अगले 2 4 5 6 महीने के बाद वो नजर नहीं आती हैं। यहाँ पर एक चीज आपको श्योर शॉट मिलने वाली है कि आज मीथर ने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे स्टैब्लिश कर दिया है। पिछले 4 साल प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड मीथर के पास है, क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर है। आज लोग मीथर को जानते हैं फॉर अ गुड रीजन, एंड ये एक बड़ी बात है। दूसरा, मीथर के पास एक कम्युनिटी है, आप नहीं करेंगे कोई तो करेगा। तो मीथर एक सस्टेनेबल मॉडल है। अगर आज 6 मिलियन लोगों का कम्युनिटी है, तो उसमें से अगर एक छोटा सा परसेंटेज भी अगर काम करता है, तो भी मीथर के पास एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बनता है। तो यहां पर आप आज अगर सोचते विचारते रहेंगे, तो मे बी आपको आने वाले टाइम में लगेगा कि यार शायद सही टाइम पे डिसीजन ले लिया होता। तो इट इज अ प्रूवन कॉन्सेप्ट जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, कम्युनिटी है और यू नो एक स्टेबिलिटी है ब्रांड की। तो मैं तो यही कहूंगा कि मीथर को, जो रोबोट एक्स को आपने अंडरस्टैंड किया, अब इन चीजों को इस माइंड सेट के साथ मार्केट में मूव कीजिए। देर इज नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। आज मार्केट में कोई प्रतिस्पर्धा मीथर को लेके नहीं है और आप इकलौते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, आपका कंपनी स्टैंड आउट करता है मार्केट के अंदर। तो ये इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ जब आप मार्केट में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आप बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ मूव कर रहे हैं। और अगेन, आप समझा पाए ना समझा पाए, लेकिन एटलीस्ट आपका इंटरनल विश्वास, आपका अंदरूनी विश्वास मजबूत होगा इस ट्रेनिंग के बाद। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और अब हम लोग इस मीटिंग को यहाँ पर क्लोज करते हैं।